स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही अच्छे से देखा जा सका 1950s में। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in the RBCs, enabled the scientists to reduce the possible structure of plasma membrane. तो जब RBCs के जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी स्टडी की गई तब जाकर के क्लियर हो पाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो कैसा हो सकता है, और इसमें जो केमिकल स्टडीज़ हैं उसका बेसिस लिया गया। तो ये जो केमिकल स्टडीज़ हैं इन्होंने ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो दोनों चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज़ मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो जो मेजर लिपिड्स हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है इसका जो लिपिड्स का, वो क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड्स। तो ये जो लिपिड्स हैं ये बाई लेयर में अरेंज हैं, यानी 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं। और आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये देखेंगे आप तो आपको 2 लेयर्स दिखाई देंगी। दिस इज़ द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज़ द सेकेंड लेयर। तो ये 2 लेयर्स होती हैं, इसलिए इसको लिपिड बाई लेयर बोलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नाम पे दिखाई दे रहा है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आपको देखनी है इसमें, लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो पोलर पार्ट है वो बाहर की तरफ है। जैसे हम देखें इसमें ये पोलर पार्ट है और ये वाला पार्ट भी पोलर पार्ट है। तो और बीच में जो टेल वाला पोर्शन है ये नॉन पोलर है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर से दिखाता हूँ। जैसे इस तरह से ये टेल वाला पोर्शन नीचे हो गया और ऐसे ही ये टेल वाला पोर्शन हो गया। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है हमारी लिपिड बाई लेयर का, ये ऐसे अरेंज होती है। ठीक है ना। तो ये वाला हमारा पोलर पार्ट हो गया आउटसाइड की तरफ, ऐसे ही ये पोलर पार्ट हो गया आउटसाइड की तरफ। और जो इनसाइड वाला पोर्शन है इट इज़ नॉन पोलर, और जो इनसाइड वाला पोर्शन है इट इज़ बेसिकली हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक बिकॉज वाटर आउटसाइड मीडियम में प्रेजेंट है। यहाँ बाहर पानी प्रेजेंट है, वाटर है, वहीं अंदर सेल के भी वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर से बचने वाला जो पार्ट है दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक पार्ट, और वाटर को लव करने वाला या लाइक करने वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो फॉस्फोलिपिड्स के अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ देखें इस डायग्राम में, यहाँ पर हमको कोलेस्ट्रॉल्स भी दिखाए गए हैं। जैसे ये येलो कलर्ड कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ है। इस तरह कोलेस्ट्रॉल्स भी आपको इसमें लिपिड बाई लेयर में बीच में मिलेंगे। Later, biochemical investigations clearly revealed that the cell membranes also possess protein and carbohydrates। तो आगे चल के जो बायोकेमिकल स्टडीज़ की गई और फर्दर फ्यूचर में, तो उससे पता चला कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब इसके अंदर होते हैं। तो देखो जैसे आप यहाँ देखो, ये प्रोटीन पूरी तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब इंटरनल पोर्शन को पूरा कवर किया हुआ है। तो इट इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन। वहीं ये प्रोटीन जो है एक्सटर्नली प्लेस्ड है, इट इज़ कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो आउटर साइड पर प्रोटीन प्रेजेंट है वो एक्सटर्नल प्रोटीन हो गए, और जो हमारे मेम्ब्रेन के सेंटर में है दीज आर कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स के साथ साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है? शुगर भी दिखाई दे रही है। तो यानी कार्बोहाइड्रेट चेन्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने सबको सर्कल कर दिया है। तो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट चेन्स। सो हियर वी कैन सी क्लियरली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज फ्लड मोज़ेक मॉडल, बिकॉज ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो नेचर है वो कैसा है? क्वासी फ्लड।
क्वासी फ्लड होने का मतलब है सेमी फ्लड स्टेट है इसकी, तो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोटीन्स हैं दे कैन मूव इन द मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रल प्रोटीन है ये, तो ये मेम्ब्रेन में अपनी जगह चेंज कर सकता है। इट कैन मूव दिस साइड और दैट साइड, तो इसका मतलब ये, अगर ये अपनी जगह चेंज कर सकता है तो इसका मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये पूरी तरह से सॉलिड और पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। ये एक तरीके से क्वासी फ्लड नेचर है इसका, सेमी फ्लड नेचर है। इस वजह से they are able to move from one direction to the another direction and they can change their orientation also. आगे चल के जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस और हुई उससे ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं इनमें प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों होते, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं, और जो प्रोटीन का रेशियो है और जो लिपिड का रेशियो है ये वेरी करता है अलग अलग सेल्स में। तो हर सेल के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो अलग अलग हो सकता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो इरिथ्रोसाइट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होते हैं। 52% आर प्रोटीन्स एंड 40% आर लिपिड्स, इस तरह से होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, membrane proteins can be classified as integral and peripheral proteins. तो पेरिफेरल प्रोटीन तो आपको सरफेस पर लगे हुए मिल जाएंगे, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन्स पार्शियली या पूरी तरीके से ब्यूरेड मिलेंगे मेम्ब्रेन में, यानी धंसे हुए मेम्ब्रेन में आपको ये मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन है हमारा, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, और ये पेरिफेरल प्रोटीन बाहर है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको हम इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का जो इम्प्रूव्ड मॉडल है वो सिंगर और निकोलसन ने बताया 1972 में, 1972 में, जिसको हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा। तो इस मॉडल के अनुसार जो क्वासी फ्लड नेचर है सेल मेम्ब्रेन का वो जस्टिफाई हुआ। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो लेटरल मूवमेंट कर पाते हैं, यानी सपोज़ ये प्रोटीन है तो ये सेल मेम्ब्रेन में लेटरली मूव कर पाते हैं ओवरऑल बाइलेयर के अंदर, और इस एबिलिटी के कारण इसको फ्लूडिटी मिल जाती है मेम्ब्रेन को। फ्लूडिटी मतलब इसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनका मूवमेंट हो जाता है, तो इस वजह से ये एकदम से रिजिड स्ट्रक्चर ना हो करके थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी पा लेता है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ। अब जो सेल ग्रोथ है वो क्वासी फ्लड नेचर के कारण आसान हो जाती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो इजीली एक्सपेंड कर सकती है। एज द सेल ग्रोज वी सी द मेम्ब्रेन्स एक्सपेंडिंग। इसके अलावा जंक्शंस का फॉर्मेशन अलग अलग सेल्स के साथ, इसके अलावा सिक्रीशन आसान हो जाता है मेम्ब्रेन के थ्रू। एंडोसाइटोसिस, आपको पता ही है, जब एंडोसाइटोसिस होता है तो वैक्यूल बनते हैं, तो फूड वैक्यूल बना सपोज़, तो वो सेल मेम्ब्रेन के साथ ईज़िली फॉर्म हो सकता है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से रिजिड नहीं है। सेल डिवीज़न भी ईजी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ईजी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। और आप जानते ही हो कि सब्सटेंसेस जो हैं, मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट काइंड्स के, दे ट्रांसफ़र फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो उनका मूवमेंट लगातार चलता रहता है मेम्ब्रेन के थ्रू। हम सब जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ईज़िली मूव करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स को मूव करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज़ कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एज यू नो दैट अगर मेम्ब्रेन के बाहर किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हाई है और मेम्ब्रेन के अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो हम देखते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाता है सब्सटेंस का, और वो सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं दे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब हाइट से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे ऑक्सीजन का मूवमेंट आप देखते हो,
और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट आप देखते हो, तो ये डिफ्यूज़न के हेल्प से होता है और जो सेल के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट है उसमें ये हेल्प करता है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लो कंसनट्रेशन, एंड आप इसको जानते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate this transport across the membrane. तो अब क्या होता है, कुछ जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स उनकी हेल्प करते हैं, जैसे ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए अपना रोल प्ले करेगा और इसके थ्रू वो सब्सटेंसेस इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ए फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसमें क्या होता है कि सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप में हम जानते हैं कि इसके अंदर एक प्रोटीन जो है वो एक्ट करता है एज अ ट्रांसपोर्टर, और आप देखते हैं कि अगर 3 सोडियम आयंस बाहर जाते हैं, मैं सोडियम को ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूँ, 3 सोडियम आयंस अगर बाहर जाते हैं तो उसके बदले में 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है ये एटीपी के हेल्प से होता है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी पोलराइज्ड स्टेट को बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने समझा अभी कि सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट है वो मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग कैसे, मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होता है, आइदर इट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूज़न, और जैसे सॉल्यूट के केस में हम डिफ्यूज़न देख रहे हैं, सॉल्वेंट के केस में जैसे वाटर है उसके केस में हम क्या देखते हैं, ऑस्मोसिस देखते हैं। दोनों में एनर्जी खर्च नहीं होती, और उसके बाद फिर अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो फिर वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।